तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क 2024 जो हमारा पेपर आने वाला है उसके लिए हमारे मेंस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। हमने ये तो देख लिया है कि प्रीलिम्स से हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और हमें क्या सोर्सेज देखने हैं। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में करें। देखिए, हम मेंस एग्जाम तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कुछ 3 कारणों के कारण हम मेंस क्लियर नहीं कर पाते। उनमें से एक कारण ये होता है कि हम मेंस को बाद के लिए टाल देते हैं और साथ में प्रिपेयर नहीं करते हैं, प्रीलिम्स के साथ साथ हम उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरा रीजन ये होता है दोस्तों कि हमारा बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना की जरूरत होता है। तीसरा मेन फैक्टर ये होता है कि हम जो मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है और हमको किन किन सोर्सेज से, कहाँ जो मैंने यूज किया था उन सोर्सेज को मैं बताऊंगा कि मैं इस तरीके से मेंस की तैयारी करता था। तो आप उसको अपने हैबिट में इनकलकेट करके आप भी वो तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि जब हमें लगता है कि हमारे मार्क्स जो है प्रीलिम्स के जो मॉक्स में हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, तो ये देखकर हमें मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हम कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं। अगर पेपर थोड़ा भी इजी या हमारे फेवर में आता है तो हम वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। बट उस मोमेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम टाइम से शॉर्ट पड़ जाए और हमें लगे कि यार हमें काश पहले ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इसलिए हमें मेंस की तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, दूसरा रीजन ये होता है कि हमारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं होते जितना कि होना चाहिए। देखिए, मेंस बेसिकली ये होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर पाते हैं उस क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाएंगे और मार्क्स ला पाएंगे। बट आपको ट्रेडिशनल तरीका उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अगर क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो उसको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेंस मांगता है आपसे कि आप बेसिक समझे उस क्वेश्चन की, आप उस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर पाए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम सारे चैप्टर्स के बेसिक्स कर ले और जो हमारे चैप्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं हम उसको ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रांग बनाए। ठीक है। और इसके अलावा तीसरा रीजन ये होता है कि हम एग्जाम में, जब हम मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम क्वेश्चंस को पिक नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब हम मेंस का पेपर दे रहे होते हैं तो हमारे पास 40 से 50 मिनट होता है हमारे हाथ में एक पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। बट उस पूरे दौरान में, समय के दौरान में हम क्वेश्चंस को देखते ही रह जाते हैं, स्किप करते रह जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बन पाएगा। तो यही इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों कि हम क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमें उन क्वेश्चंस को पिक करना होता है जिस पर हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो दोस्तों, वो कैसे आएगा? वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए रहेंगे, उस क्वेश्चंस का बेसिक्स आपका कंप्लीट होगा, उस क्वेश्चंस के कम से कम 100 200 400 500 क्वेश्चंस आपने बनाए रखे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इस चैप्टर से अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसको बना कर रखूंगा। अगर ऐसा होता है तो उस मोमेंट पे अगर आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप स्किप करने के बदले आप उसको अटेम्प्ट करने का सोचेंगे और उसको बना पाएंगे कम टाइम में। तो दोस्तों, ये 3 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए अब आपको आज से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगा और मेंस की भी तैयारी करनी जरूरी है। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमारा मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी और क्या सोर्सेस होने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट होता है कि हमारा मेंस का पैटर्न क्या होता है उसको हम जान ले। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें हमारे 4 सेक्शन होने वाले हैं, जो कि है इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, 40 मार्क्स के, जिसके लिए हमें 35 मिनट्स टाइम मिलने वाला है। वैसा ही अगर क्वांट्स में देखें तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स टाइम होने वाला है। रीजनिंग में भी सेम वैसा होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं बट ये 60 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि इसके साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी होता है। तो रीजनिंग 1.2
मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 60 मार्क्स के हो जाएंगे और 45 मिनट्स टाइम रहते हैं हमारे पास। इसके अलावा जनरल या करंट अफेयर्स अगर देखें तो 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जो कि हमें 35 मिनट्स में करने होते हैं। तो दोस्तों आप सबको बहुत ही क्लियर होना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप क्वेश्चंस कैसे पिक करते हैं सॉल्व करने के लिए इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्योंकि मेंस ऐसा होता है कि हम जाते हैं क्वेश्चंस देखते ही रह जाते हैं, क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चन होते हैं, हम उनको देखते ही रह जाते हैं और हमारा आधा टाइम चले जाता है। तो आपको क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 190 क्वेश्चंस हो जाते हैं टोटल, जिसके लिए हमारे पास 200 मार्क्स के होते हैं और जिसके लिए हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट समय होते हैं। इतने समय में हमको ये पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस का। इसके बाद का स्टेप हमारा आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने का। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाकर या फिर आप गूगल भी करके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछले साल जो पेपर हुआ या उसके पिछले साल पेपर हुआ, तो उस पेपर को सॉल्व करके देखिए। ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें देखना है, यहाँ मेन मोटो हमारा होता है कि हम देखेंगे कि जो डिफिकल्टी होता है एसबीआई क्लर्क मेंस का वो कैसा होता है। हम मेंस सुन के बहुत ही घबरा जाते हैं कि पेपर बाप रे कितना ही हार्ड आने वाला है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मेंस ऐसा नहीं है कि अनसॉल्वेबल होता है, वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया हुआ है। तो अब हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है और हम देख चुके हैं कि क्या डिफिकल्टी है पेपर का और हम कितने पानी में हैं, हम कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारी तैयारी कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हमें पता चल चुका है। तो आइए हम देखते हैं अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा करंट अफेयर्स से। तो देखिए करंट अफेयर्स आप सबको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, अगर ये डिसाइड करना है आपको। तो करंट अफेयर्स को आपको ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम बाकी के दिनों में करंट अफेयर्स को रट देंगे। भाई अगर वैसा करने वाले हो तो अभी से मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट दे रहे हैं, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। अगर आप सिलेक्शन लेने का सोच रहे हैं लेकिन आपका स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मैं प्रीलिम्स होने के बाद करंट अफेयर्स खत्म करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। आपसे कहीं अच्छे और कहीं पहले से कर रहे होंगे लोग करंट अफेयर्स को, ताकि वो सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन ले पाए। अगर आपको उनसे compete करना है तो उनको आउट प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है कि मैं करंट अफेयर्स को बाद में करूंगा। आपको करंट अफेयर्स को अभी से शुरू कर देना है। जब मेंस एग्जाम होने वाले हैं उससे लेकर 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार रिवाइज करना है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप शुरू से शुरू कर देंगे करना। अभी से करेंगे तब आप जाके इस महीने का रिवाइज कर पाएंगे, अगले महीने भी, पिछले महीने और उस महीने का रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन उसी को बोलते हैं। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रहेगा। और आप सबको पता है कि अभी जो पेपर आ रहा है कितना टफ आ रहा है और कितना डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि आपको फोकस कहाँ करना है करंट अफेयर्स में। देखिए करंट अफेयर्स के लिए सोर्स जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि कोई भी 2 सोर्स ले सकते हैं, उसको 2 पीडीएफ कोई भी 2 प्लेटफॉर्म से उनको याद कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ ले लीजिए, मंथली हो चाहे वीकली हो। या फिर अगर किसी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे होंगे या फिर कोई कोर्स लिया होगा उसमें अगर कोई सर पढ़ा रहे होंगे तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका प्रायोरिटी ऐसा होना चाहिए कि आप सबसे पहले 4 से 6 महीने का नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर लीजिएगा। ये कवर करने के बाद आपका आता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जितना भी है, बैंक रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है, इंश्योरेंस रिलेटेड या फिर आरबीआई रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है उसको आप कवर करेंगे 4 से 6 महीने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप एसबीआई का पेपर दे रहे हैं तो आपको एसबीआई से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी
न्यूज़ आ रही है वो आपको एक बार पता होना चाहिए, उसको अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा आरबीआई जो भी पेनल्टीज लगाती है, आरबीआई जो भी न्यूज़ में रहती है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। इसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं एडीबी वगैरह फंडिंग करती है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है अलग अलग कंट्रीज को, वो सब पढ़ लेना है, उसके एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स मेजर इवेंट्स हो गए, इनफैक्ट आजकल तो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन भी पूछ रहा है। जैसा कि हमारे टाइम में उन्होंने पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक मेडल जीता उस जेवलिन का वेट कितना था। तो आप सोच सकते हैं एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है। तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट्स और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे करंट अफेयर्स में वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी कर लीजिएगा। किसी भी एजुकेटर से 1-2 दिन लगेगा आपको उसके बेसिक्स पढ़ने में। और हेडक्वार्टर्स, बैंक के हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ आपका कवर करता है करंट अफेयर्स को। देखने में तो लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, बट आप करेंगे, डीप में क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो पहले से करते आए होंगे उनको पता होगा कि इसको याद करना और इसको रिवाइज करते रहना कितना डिफिकल्ट है। बट यही एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आपको मेंस निकालना है तो करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। आपको कम से कम दिन का अच्छा खासा टाइम करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटेजी हमारे करंट अफेयर्स के लिए। अब अगला हम आते हैं क्वांट्स के ऊपर कि क्वांट्स को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमारे क्या सोर्सेस होने चाहिए, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं क्वांट्स को। देखिए, क्वांट्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट आपके पास होगा उसको स्टार्ट करिएगा कोई भी मॉक लेकर, और आपको फुल लेंथ मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक इसलिए देना है क्योंकि अगर आप 2 घंटे 40 मिनट का मॉक टेस्ट देंगे तो आपको रियल एग्जाम की तरफ बैठने का आदत होगा। ये तो जरूरी था। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, जो कि काफ़ी गलत है। आप ये करते हैं कि मान लीजिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, आप रीजनिंग सेक्शन में हैं, आप किसी पजल को उठाते हैं, उस पजल में आपका मान लीजिए 15 मिनट लग गया, तो आप अंदर से आपका फील आता है कि अरे ये तो मॉक टेस्ट ही है, चलिए इसको सबमिट कर देते हैं और हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप उस टाइम सबमिट तो कर देते हैं, बट एक जो क्वालिटी होती है जो आपको डेवलप करनी है मॉक देकर, वो आप नहीं कर पाते। वो क्वालिटी ये है कि उस टाइम पे जब आप 15 मिनट वेस्ट कर दिए होते हैं तो उस सिचुएशन से आपको कैसे उभरना है, आप वहां से आप अपने पेपर को कैसे कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें आप बच्चे टाइम में कितना मार्क्स लेकर आ पाएंगे, ये आपको वहां पे डिसाइड करना होता है और आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसी चीज से डर के भाग के आप मॉक को सबमिट कर देते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, कभी मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है जहां आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, 10-15 मिनट जा चुके हैं, मेन एग्जाम में तो आप उसको सबमिट नहीं कर पाओगे ना, वहां तो आप हाथ धो लोगे, अपने जो वैकेंसीज आई थी उससे एग्जाम से हाथ धो लोगे। तो यही चीज हमको डेवलप करना है दोस्तों, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इस बात का काफी ध्यान रखिएगा कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको सबमिट ना करें, पूरा अटेम्प्ट करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप किन तरीकों से, किन क्वेश्चंस को पिक करके आप थोड़ा बहुत मार्क्स लेकर आ पाएंगे, क्योंकि यही सब आदत आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगी दोस्तों। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हम क्वांट्स पे फोकस कर रहे हैं अभी, तो क्वांट्स का उसमें जो मॉक टेस्ट में जो कौन सा सेक्शन आपने सॉल्व किया, सबमिट करने के बाद जो भी आपका खत्म हुआ, उसके बाद उस जो क्वांट्स का सेक्शन हुआ उसमें आप एनालिसिस करेंगे कि क्वांट्स के कौन कौन से क्वेश्चन बने आपसे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने और कौन कौन से क्वेश्चन गलत बने। इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करेंगे। आप डिफिकल्टी देख लीजिएगा, आपको मिल गया वहां से मॉक टेस्ट मिल गया कि यहाँ से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एक तो ये जगह हो गया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा आपका हो सकता है
कि आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि मेंस का लेक्चर्स लेकर आते हैं, अपना वीडियोस लेकर आते हैं। आप उनको देखिए, अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो वो पिछले साल उन्होंने डाला होगा अलग अलग। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई क्लर्क का मेंस का देखिए, आप आईबीपीएस क्लर्क का देखिए, आईबीपीएस पीओ मेंस का देखिए, एसबीआई पीओ मेंस का देखिए। उन्होंने पिछले कुछ सालों से डाल रखा होगा अपने चैनल पे, उसके वीडियो देखिए। वीडियो लेक्चर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपका ये फायदा होता है कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, तो अगर हम वीडियो नहीं देखते तो हम तो जैसे भी उसको सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हम वीडियो देखते हैं, उस एजुकेटर को देखते हैं कि वो कैसे समझा रहा है, तो हमारा एक फंडा क्लियर होता है। हमको समझ आता है कि वाह, ये क्वेश्चन तो इस टेक्निक से भी बनाया जा सकता था जो कि मुझे नहीं मालूम था। तो अब मैं वो टेक्निक सीखूंगा और क्या पता वो टेक्निक अच्छा हो और आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे आगे के सवालों में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अफेक्ट कर जाती है आपकी तैयारी को। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये दूसरा तरीका हुआ कि आप जो भी एजुकेटर्स है उनके वीडियो को फॉलो करिए। जरूरी नहीं है लाइव फॉलो करिए, अगले दिन उनके वीडियोस 1.5x में देखिए, आपका टाइम बचेगा, आपको अप्रोच भी समझ आएगा। तीसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप क्वांटम कैट बुक जो है सर्वेश के वर्मा, उसका लेवल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, मतलब आपने कंप्लीट कर दिया है, प्रीलिम्स की तैयारी हो गई है, तो आप अगर मेंस के लिए अगर कोई देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी इसका बुक मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो आप उसको जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बंडल्स, अगर कोई कोर्स आपने परचेज किया होगा तो वो पीडीएफ बंडल्स देते होंगे। अगर नहीं भी परचेज किया है तो आपको गूगल भी करेंगे कि कोई भी स्मार्ट कीड़ा टफ क्वेश्चंस, एसबीआई पीओ मेंस लेवल क्वेश्चंस या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल क्वेश्चंस आप सर्च करेंगे तो पीडीएफ वो प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ में 10-12 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वैसा कुछ पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, मिक्स वाले भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आपको ये जरूरी है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और खुद को एनालाइज करना है कि हाँ, मैं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेंस लेवल डीआई कर सकते हैं, जो कि अलग अलग एजुकेटर्स ने डाल रखा है। मेरा पर्सनल फेवरेट, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कौशिक सर का कॉन्स का डीआई है मेंस लेवल, उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और डीआई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा मेंस लेवल। इसके साथ साथ आप मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंस लेवल सिंप्लीफिकेशन, मेंस लेवल जो नंबर सीरीज, ये सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं किसी भी एजुकेटर के वीडियो। और इसको सॉल्व करने से ये फायदा है आपको दोस्तों कि ये सारी चीजें जो है आपको फ्री में नंबर देके जाती है, काफी कम टाइम में अच्छे खासे नंबर देके चले जाते हैं। अगर मेंस में आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके सामने दिख जाते हैं, तो आपको इसको तुरंत अटेम्प्ट करना है। तो आपका मेंस में पेपर अटेम्प्ट करते समय भी यही स्ट्रेटेजी और सीक्वेंस होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये छोटे मोटे क्वेश्चन स्पीड मैथ्स वाले सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपको डीआई में कॉन्फिडेंस है तो डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाइए, वरना आप एरिथमेटिक में अगर कॉन्फिडेंट है तो एरिथमेटिक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैसलेट्स वगैरह होते हैं, कैसलेट्स प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करिएगा। और वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब भी अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उसको कर सकते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए होते हैं अगर प्रैक्टिस के लिए, आप डायरेक्ट उसको गूगल कर सकते हैं कोई भी साइट से। जैसे कि मैं तो बेसिकली यही करता था, स्मार्ट कीड़ा मेंस लेवल क्वेश्चंस करके टाइप करता था और वो मेरे को मिल जाता था क्वेश्चंस पीडीएफ, मैं उससे सॉल्व कर लेता था। या फिर टेलीग्राम में कोई ग्रुप में किसी ने शेयर कर दिया, तो अब रिसोर्सेज बहुत है दोस्तों। ये बस कहने की बात है कि हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। आप अगर ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर हाथ पैर मारते हैं, आपको बहुत जगह रिसोर्सेस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, खुद का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्गर करते जाना है। तो अब आते हैं हम रीजनिंग सेक्शन में। देखिए, रीजनिंग सेक्शन में क्या होता है, इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स जो होता है आप पढ़ सकते हैं। काफी जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा होता है वही आता है। बट मैंने क्या किया था, मैंने इसके पीछे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया था,
क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस आने भी है तो एक दो क्वेश्चंस आएंगे, और इसके लिए मैं अगर जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ उससे अच्छा मैं रीजनिंग प्रैक्टिस करके उसमें नंबर ला लूँ। तो अगर आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने अपना पर्सनल अगर बताऊं तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। मैं तो अभी इस वीडियो के लिए सिलेबस और पैटर्न देख रहा था, तब मुझे पता चला कि इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, वरना मैं तो भूल ही गया था कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रीजनिंग का पार्ट है। तो अगर हम आते हैं अब रीजनिंग में, तो रीजनिंग में देखें तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए एक तो पहला, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक मॉक टेस्ट हो सकते हैं। मॉक टेस्ट जो हम देते हैं एनालिसिस करने के बाद उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मार्ट कीड़ा मेंस लेवल पजल्स करके लिखिएगा गूगल पे, तो आपको पीडीएफ बंडल्स मिल जाएंगे, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्मार्ट कीड़ा मेंस लेवल में इसलिए करता था ना, क्योंकि उसकी डिफिकल्टी ना अच्छी खासी रहती थी। अच्छी खासी रहने के कारण ऐसा होता था ना कि अगर आपने टफ लेवल का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया ना, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के भी जो क्वेश्चन जो आते हैं एक्चुअल लेवल एग्जाम में, आपको इजी लगने लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है ना, तो आप काफ़ी क्वेश्चंस को ना इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इस कारण से मैं टफ क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रीफर करता था, ताकि बाकी क्वेश्चंस मेरे को इजी लगे। तो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं, और आप बताइएगा अगर ये ट्रिक आप पर भी काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा आपका पेपर में ये स्ट्रेटेजी होना है कि जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो भी छोटे मोटे जो आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर जाके आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन होगा, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आ गए, ये सब आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। आपको ये सबसे जितना जल्दी मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद फिर आप पजल, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है पजल पे कूद जाइए, वरना सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपको करना है सेटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। देखिए, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस करने आसान होते हैं। तो अभी तो अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ, बट आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हो गए पजल्स में, दो वेरिएबल वाले हो गए, वो टाइप ऑफ जो पजल्स होते हैं इजी होते हैं, इस रादर देन आप उसमें तीन तीन वैल्यूज है, वैकेंट सीट है, या फिर आप फ्लोर वाले कर रहे हैं, ये सब करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, प्रैक्टिस जब करें तो आप एनालाइज करने का कि कैसे टाइप के पजल आपको जमते हैं और कैसे टाइप के पजल इजी है, और आप उसको जल्दी से कर पाएंगे एग्जाम में भी, ठीक है। इसके अलावा आप इनपुट आउटपुट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, वो एग्जाम में आता ही है एक क्वेश्चन, और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको उसका लॉजिक काफ़ी जल्दी डिकोड हो जाएगा, और आप आराम से 5 से 6 नंबर उसमें अचीव कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट के लिए मैंने बताया कि वर्चुअस करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सर जो क्वेश्चन कराते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ये रह सकता है दोस्तों आपका रीजनिंग का स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने भी फॉलो किया था। आप फॉलो करके देखिए, आई एम श्योर कि आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा इस सेक्शन में। अब हम आते हैं इंग्लिश के तरफ। तो दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज आप सबको बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमने हमेशा से देखा है कि हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारे मार्क्स नहीं आते, हमारा एक्यूरेसी कम होता है, तो मुझसे इंग्लिश नहीं बनता है, तो इसका तो बिलो एवरेज है, तो इसका अबव एवरेज है, ये सारी बातें होते रहती है। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने जब एसबीआई क्लर्क क्लियर किया, मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस में जो इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया था, जो मैंने दिया था, वो मेरे लाइफ का सबसे इजीएस्ट पेपर रहा है। इजीएस्ट सेक्शन में बोलूंगा, अगर मैं क्लास 1-2 के भी जो इंग्लिश में देता तो उस टाइम के हिसाब से, मेरे उस कैलिबर के हिसाब से वो चीज़ मेरे को डिफिकल्ट लगता था। बट मैंने जब एसबीआई क्लर्क मेंस का इंग्लिश पेपर दिया तो मैंने बोला कि ये हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश का पेपर इस स्टैंडर्ड का होगा। काफ़ी इजी था दोस्तों, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि रीडिंग कंप्रेशन एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट काइंड ऑफ मैं बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन था। अगर मान के चलिए, अगर मैं एक कंप्रेंशन बता रहा हूँ कि चिंटू और पिंटू दो दोस्त थे, दोनों रामपुर नाम के गांव में रहते थे। दोनों ने एक दिन रेस करने का डिसाइड किया, तो रेस करते करते चिंटू एक गड्ढे में गिर गया और पिंटू दौड़ते दौड़ते रेस जीत गया। तो उसके क्वेश्चंस कैसे आए थे आपको पता है? उन्होंने ऐसा पूछा था कि चिंटू और पिंटू किस गांव में रहते थे। इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, गड्ढे में कौन गिरा था,
चिंटू गड्ढे में गया था। तो इतना इजी कि आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और क्वेश्चंस इतने इजी थे कि मैं क्या बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बाकी क्लोज टेस्ट वगैरह, एरर स्पॉटिंग, ये सारी चीज बहुत इजी आए थे। तो आप जो इंग्लिश को लेकर जो हवा बना के रखे कि बहुत ही टफ होता है सेक्शन, हमसे नहीं बनेगा, ये मिसकॉन्सेप्शन छोड़ दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो मॉक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो रियल एग्जाम में जो पेपर आता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। मॉक्स हमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है, काफ़ी टफ होता है। बट आप ये सोच के मत चले कि अगर आपके मॉक्स में 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके रियल एग्जाम में भी 30 में 10 मार्क्स आएंगे, या फिर आपके बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल मॉक दीजिए। फुल लेंथ जो मॉक होता है वो तो आप देंगे, इसके अलावा आप डेली एक सेक्शनल मॉक दीजिए और उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स एरर स्पॉटिंग में नहीं आ रहे हैं तो आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस और ज़्यादा निकाल के प्रैक्टिस करिए, ये एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैं मेन फैक्टर बोलूँगा कि इंग्लिश में एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपका वीक एरिया कौन सा है? अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्लो है तो आप कोशिश करिए दिन में 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का। आप रीडिंग का प्रैक्टिस डालिए, ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़िए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन आपका इम्प्रूव होगा। तो बेसिकली मैंने जो किया था वो यही किया था कि सेक्शनल मॉक देते रहता था मैं, जिससे मेरा इंग्लिश का एनालिसिस होता गया, मैं अपने मार्क्स को एनालाइज करके आगे बढ़ते गया। एज सच मेरा इंग्लिश में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था इंग्लिश में। बट आप अपने एक्यूरेसी और अपने कैलिबर के हिसाब से आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद फॉलो किया था। तो इतने देर से वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मेंस के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस मेन जो बात है आपको यही करना है कि आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स एंड योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दैट यू डू इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करते रहना है और अपने तैयारी को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पजल आपकी स्ट्रेंथ है, आप पजल पे ज़्यादा फोकस करके एग्जाम में पजल्स के क्वेश्चन पिक करेंगे। आपसे डीआई नहीं बनता, एरिथमेटिक बनता है, तो आप एग्जाम में एरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करके लेके जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, सभी पढ़ रहे हैं, रिपीटर्स हैं जो कि 2 साल 3 साल से बार बार मेंस दे रहे हैं, बट यही सारे फैक्टर होती है जो वो नहीं देख पाते और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको यही सब चीज़ पे काम करना है दोस्तों। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मेंस का स्ट्रेटेजी जो आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और वीडियोस बनाऊं आप सबके लिए। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेली वहां पे आप सबका डाउट क्लियर करता हूं। जो भी जिनको डाउट होता है मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और इसके साथ साथ मैं टू डू लिस्ट भी डालता हूं जो आप एग्जाम के समय करते रह सकते हैं और आपको तैयारी में बूस्ट मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।